अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुर्म की तारीख और खौफनाक दुनिया से आपकी खिदमत में कुछ नई इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियां पेश करने के लिए मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा। नाजरीन, जुर्म का ये आलम है कि ये रोज़ नई शक्ल इख्तियार करता है और मुसलसल हमारे दरमियान घूमता रहता है। इसका चेहरा कभी वाज़ेह नहीं हो पाता क्योंकि ये हमेशा अपने तरीके और हरबे बदलता रहता है। माजी में जहां जिस्मानी जराइम ज्यादा देखने को मिलते थे, अब जदीद दुनिया ने जराइम पेशा अफराद को ऐसे नए तरीके फराहम किए हैं जिन्हें समझना और इनसे बचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका। इनमें से खतरनाक इजाफा वाइट कॉलर क्राइम्स और साइबर क्राइम्स है, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी, फ्रॉड और लूट मार की नई टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनसे बचना और खुद को महफूज रखना मुश्किल होता जा रहा है। सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर इंसानियत के दुश्मन हर वक्त घात में रहते हैं और किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाजरीन, घर एक ऐसा मकाम होता है जहां बच्चों को सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता है और जहां वो अपने वालिदैन की मोहब्बत और देखभाल में आरामदेह और महसूस करते हैं, ख़ास तौर पर वालिद की गोद में। लेकिन ये कितना अफसोसनाक और बदकिस्मत है कि जब एक बच्चा इसी घर में, जिसे उसे मोहब्बत और सुकून का मकाम समझना चाहिए, अपने वालिद के हाथों जुल्म और ज्यादती का शिकार होता है। ये ना सिर्फ बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी सुकून को मुतासिर करता है, बल्कि उसकी मासूमियत और एतमाद को भी दायमी तौर पर नुकसान पहुंचाता है। ऐसे वाक़यात इंसानियत को शर्मिंदा करती हैं और हमें इस बात की शदीद ज़रूरत होती है कि ऐसे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि बच्चों को एक महफूज और मोहब्बत भरा माहौल फराहम किया जा सके। जी हाँ, गुजरावाला में ऐसे ही एक वाक़े में सगे बाप ने अपनी ही बेटियों के साथ क्या किया, आइए जानते हैं। गुजरावाला में पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाकया, जिसने पूरे इलाके को सदमे में मुब्तला कर अली अकबर 12 बच्चों का वालिद और 3 बीवियों का शौहर था, अपने ही खानदान के हाथों अपनी जिंदगी की सबसे भयानक अजियत का शिकार। उसकी बेटियों और बीवियों ने उसे रस्सी से बांधकर जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजे में अली अकबर 5 दिन तक अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में दोनों बेटियों को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। अली अकबर की जिंदगी में मुतअद्दिद पेचीदगियां और मुश्किलात थीं। 3 बीवियों के साथ 12 बच्चों का बोझ, किराए के मकान में रहना और मुख्तलिफ घरेलू तनाज़ात ने उसके ख़ानदान में तनाव की सूरत हाल पैदा कर दी थी। अली अकबर के बारे में ये भी बताया गया कि उसने अपनी बेटियों के साथ ज़्यादती की, जिसके बाइस खानदान में नफरत और गम गुस्सा का माहौल था। ये एक तल्ख हकीकत है कि जब वालिद अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करता है तो खानदान की बुनियादें कमज़ोर पड़ जाती हैं और ये नफरत मुस्तकबिल में खून रेज इंतकाम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दूसरी तरफ इस वाक़े में अली अकबर की 2 बेटियां जो अभी जवान थीं, उनकी ज़िंदगी भी एक संगीन अलमिया का शिकार हो गई। इन दोनों ने अपने वालिद से ज्यादती के बाद शदीद ज़हनी दबाव महसूस किया और बिलाखिर इस नफरत अंगेज बदला लेने के लिए ये भयानक कदम उठाया। ये वाक़या हमें ये बताता है कि जब घरेलू तशद्दुद और जुल्म की नौबत आ जाती है तो इसका असर न सिर्फ मुतासरा फर्द पर पड़ता है, बल्कि पूरे खानदान की ज़हनी और जज्बाती हालत पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। नाजरीन, ये वाक़या सिर्फ एक फ़र्द की ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं था, बल्कि उसने पूरे माशरती ढांचे की कमज़ोरियों को भी बेनकाब किया। इस कहानी में बुनियादी सवालात ये हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या एक बाप को ये ज़ेब देता है कि वो अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करे? और क्या इंसाफ के लिए ऐसे मुतासरा खातून पुलिस से रुजू कर सकती है? अगर वो खानदान पुलिस से राब्ता कर भी ले, तब भी पुलिस वालों ने मुतासरा अफराद को ही कसूरवार ठहराना था और बहुत से लोग खानदानी रस्म व रिवाज की वजह से ऐसे वाक़यात को खानदान से बाहर नहीं जाने देते। किस तरह एक खानदान के अंदर नफरत और तशद्दुद इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि इसका इख्तिताम एक इंसान की मौत पर हुआ, और क्या इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता था? ये वाक़या हमें ये भी बताता है कि हमारे माशरती ढांचे में बहुत सी कमज़ोरियाँ मौजूद हैं जो इस किस्म की तशवीशनाक हालात को जन्म देती हैं। हमारे माशरे में फैमिली सिस्टम और वालिदैन के दरमियान ताल्लुकात हमेशा मजबूत और सालिम नहीं होते। जब वालिदैन बच्चों को मुनासिब तरबियत और मोहब्बत फराहम नहीं करते तो बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ और जज्बाती खिला का शिकार हो जाते हैं, जो फिर तशद्दुद, नफरत और इंतकाम की सूरत में ज़ाहिर होता है। यकीनन इस वाक़े के पीछे एक गहरा जज्बाती और नफ्सियाती पहलू छुपा हुआ है। ज़्यादती और तशद्दुद की वजह से मुतासरा फ़र्द अक्सर अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाता और इसका रद्द-ए-अमल इंतहाई और ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है।
दिन पहले डेथ हुई है। मेरा भाई की बेटी है, वो कहता था मैंने अपनी बहन के बेटे को दे देनी है, उसके साथ शादी कर देनी है। मेरे जो भांजों के रंग है वो सांवले हैं, तो भाभियों ने कहा हमने रिश्ता नहीं देना उसे, तो बेटियों ने भी कहा हमने उससे नहीं रिश्ता करना, नहीं करवाना। दोनों ने, चारों ने मिल के मेरे भाई के ऊपर पेट्रोल नशा दिया, फिर पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। आग लगा के जब मेरा भाई जल गया तो जल्दी से थोड़ों से वार किया मेरे भाई पे। बहुत भयानक किस्म की मौत मेरे भाई को चलाया गया। लिहाजा हम वज़ीर आज़म पंजाब से कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब से हमारी मदद करें, हमें इंसाफ दिया जाए। पुलिस वाले भी जो वो मुजरम बोलते हैं वो ही करते हैं, जो मुजरम बोलते हैं वो ही करते हैं। हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। कभी वो कहती हैं इसके पास पिस्टल था, हम तो भाई को आग लगी थी, हम तो इस वक्त जिना हॉस्पिटल में चले गए, हम हॉस्पिटल में ही आए हैं, हमें उधर ही पता चला है, उधर ही आए थे, हम घर में नहीं थे। कभी कहते हैं पिस्तौल, कभी कहते हैं मेरे सारी बेटियों के साथ ज्यादती की है। मेरा भाई बहुत अच्छा था, आप तस्दीक कर सकते हैं, पूरे मोहल्ले में, पूरे फतोमंड में गुजरा वाले से तस्दीक कर सकते हैं, मेरा भाई बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं। इस वाक़े की तहकीकात से वाज़ेह होता है कि मौजूदा सिक्योरिटी और पुलिसिंग के निज़ाम में मुतादिद कमज़ोरियाँ हैं, जिन्होंने इस तरह के वाक़यात को बढ़ावा देने में मदद दी। पुलिस को फौरी तौर पर इस सूरत हाल की संगीनी को समझना और एक मजबूत तफ्तीशी अमल शुरू करना चाहिए था, ताकि हकीकत सामने आ सके और मुतासरा अफराद की मदद की जा सके। अगर वक्त पर इस नौयत के वाक़यात पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और समाजी इदारे फाल हों तो ऐसे अलमिये रोके जा सकते हैं। चल हकीकत भाई ये है कि हमारी 20 दिन पहले बहन फौत हुई थी, वहाँ पे हमारा कट हुआ फैसलाबाद में। तो वहाँ पे रात को मेरे भाई ने ये कहा कि मैं अपनी बहन के 1.25 महीने पे अपनी बेटी का निकाह अपने भांजे से कर दूँगा, जिसकी वालदा फौत हुई थी। तो वो मेरे भांजे जो हैं वो गांव में रहते हैं, ज़रा सांवला रंग के हैं। तो जो मेरी भतीजी हैं वो ज़रा साफ़ सुथरे माहौल की में रहने वाली हैं। तो ये बात उधर नहीं कोई भी हुई, लेकिन इनके घर में इस बात पे तनाज़ा होगा कि हमने वहाँ शादी नहीं करनी। मेरी भरजाइयों ने भी कहा, मेरी भतीजियों ने भी कहा। तो इस बात पे बहस होती रही। तो एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने प्लान करके मेरे भाई को चूहे मार गोलियाँ दे दी, तो उसको उल्टियाँ आई, तो वो खारिज हो गई। तो मेरे भाई को नहीं पता चला कि इन्होंने मुझे कुछ दिया है। उन्होंने कहा मेरी ऐसे ही सेहत ख़राब हो। तो उसके बाद इन्होंने नशावर गोलियाँ पता नहीं कहाँ से ली इन्होंने, तो मेरे भाई को दे दी बहुत ज़्यादा। तो मेरी भरजाई के बकौल के मैंने ऐसे बाजू पकड़ा उसका और ऐसे उठा के देखा तो वो बाजू नीचे गिर गया, उनमें जान नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि ये तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, इनको ना मारो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं ख़त्म हुए, ये ज़िंदा हैं, इनको है ना चला के मारना है। उन्होंने क्या किया कि उसके हाथ बांध दिए अनमंजी के साथ और अनरजाई उसके मुंह पे डाल दी, उसके ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। जब वो जुलूस गया तड़प कर, तो बाद में उसके सर पर थोड़े मारे गए और वो बेहोश हो गए। उसके बाद धुआं जब ज़्यादा हो गया तो मोहल्ले वाले आ गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला और शोर मचा दिया कि ये खुद ही चल गया, ये खुद ही चल गया। उसके बाद हमको फैसलाबाद फ़ोन किया गया, हम फैसलाबाद से लाहौर पहुँचे, तो उसके बाद ये वाक़या हुआ। क्या इसमें कोई और भी वजह है या ये रिश्ते की वजह थी? यही वजह थी। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बच्चियाँ कहती हैं कि वो ठीक नहीं थे, हमारे पापा ऐसे करते थे, हमारे भाई ऐसे नहीं थे। उनकी 3 शादियाँ थी, एक बीवी पहले थी, तो 2 इनके पास थी। उसको उसने ख़त्म हो गई, वो मर गई। बच्चे सगे थे सारे? हाँ, एक बेटी जो दूसरी शादी की उसने, तीसरी शादी की उसमें एक जो बेटी थी वो पीछे से लेके आई थी वो। तो मेरा भाई उसको अपनी बेटी वो इतनी सी थी जब उसकी शादी हुई, तो वो बच्ची थी, छोटी सी मासूम थी। हम सब ने उनको मोहब्बत दी, अपने बच्चों जैसा उसको पाला। लेकिन ये अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे भाई पर, वो गलत था, वो ऐसे था। हमारा भाई ऐसा नहीं था। एक मजबूत पॉलिसिंग सिस्टम के जरिए घरेलू तशद्दुद के शिकार अफराद को फौरी इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पुलिस को न सिर्फ जुर्म के इर्तिकाब के बाद बल्कि उससे पहले भी एक फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए, ताकि हालात मज़ीद बिगड़ने से बच सके। घरेलू तशद्दुद के शिकार अफराद को नफ्सियाती मावनत फराहम करना भी बहुत ज़रूरी है। ये इक़दाम न सिर्फ मुतासरा अफराद की मदद करता है बल्कि उन्हें जज्बाती तौर पर मजबूत बना देता है। नौजवानों में हसासियत और हमदर्दी की तालीम देना अहम है, ताकि वो ऐसी संगीन सूरत हाल का शिकार न हो।
और तशद्दुद के माहौल से बच सके। पुलिस को इस बात की तरबियत दी जानी चाहिए कि वो घरेलू तनाज़ात में जल्दी मुदाखलत करे और किसी भी तशवीशनाक सूरत हाल की संगीनी को समझकर फौरी एक्शन ले। हुकूमत को घरेलू तशद्दुद के कवानीन में मज़ीद सख्ती लाने और इसके नफाज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात में कमी लाई जा सके। गुजरांवाला का ये दिल दहला देने वाला वाक़या सिर्फ एक अफसोसनाक अलमिया नहीं बल्कि हमारी साख्त की खामियों का आईना भी है। इस वाक़े ने हमें ये सिखाया कि घरेलू तशद्दुद के मसाइल को संजीदगी से लिया जाना चाहिए और इसके तदराक के लिए मुनासिब तदबीर अपनानी होंगी। अगर हम अपने माशरती निज़ाम, पुलिसिंग और इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी लाएं तो ऐसे वाक़यात को रोका जा सकता है और हम एक बेहतर महफूज माशरती माहौल तश्कील दे सकते हैं। एक नन्ही बच्ची जो मौजूद है, दुआ फातिमा इसका नाम है, जो कि मकतूल अली अकबर की बेटी है और इसने ये चश्मदीद गवाह है उस सारे वाक़े की। और आइए उससे जानते हैं कि उसने क्या देखा था और जो इनके वालिद हैं मकतूल अली अकबर, उनको कैसे आग लगाई गई थी। जी बेटा दुआ फातिमा, आपने क्या देखा था, बताएं। तो उन्होंने पहले पापा मुझे दे दिया गोलियां पीलियां अंडे दो चफीस के फिर बाद चो सानू बहाना लाया कि आज आइयो ते लुकन छपाई खेलिए सुनो वाटी देना अत्याशी लोग गए उन्होंने कुंडी ला के चले गए। फिर बन के ते उत्ते पेट्रोल पाया पाके तुते लैटर नाग ला के सिर च धोल मारे ते अक्खां च मिर्चा पाई मुंह च मिर्चा जिस्म दे उत्ते मिर्चा सुटियां। आपने कहाँ से देखा था ये सारा वाक़या? ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾ मारो उन्होंने होर जलाता। हाँ जी बिल्कुल, आपने नन्ही जो है दुआ फातिमा की बात सुनी है। उसका यही कहना है कि उसने ये सारा वाक़या जो है अपनी आंखों के साथ देखा। उसके वालिद को जो है उसके घर वालों ने रस्सियों के साथ बांधा, पेट्रोल डाला, आग लगाई और उसके ऊपर मिर्चें भी डाली और उसके मकतूल के सर पे हथौड़े भी मारे गए। बाप की अपनी बेटियों से ज्यादती एक ऐसा घिनौना जुर्म है जिसका तस्वुर भी इंसानियत के लिए शर्मनाक है। ये ना सिर्फ मुतासरा बच्चियों की जिंदगियों को तबाह करता है बल्कि पूरे माशरती निज़ाम को भी मफलूज कर देता है। ऐसे वाक़यात इस बात का गुमाज हैं कि माशरा इखलाकी बुनियादों से कितनी दूर जा चुका है जहाँ खानदान के मुकद्दस रिश्ते को पामाल किया जाता है। इस तरह के जराइम ना सिर्फ फर्द की जिस्मानी और ज़हनी सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि एक ऐसी फ़ज़ा पैदा करती हैं जहाँ इत्तेमाद और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मफकूद हो जाता है। एक सेहतमंद माशरा कभी भी इस तरह की बर्बरियत को कबूल नहीं कर सकता और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाएं और समाजी रवैयों में तब्दीली लाएं ताकि बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और ऐसे मुजरिमाना रवैयों को ख़त्म किया जा सके। नाज़रीन, करीबी रिश्तों पर एतमाद करना ही पड़ता है, इसलिए तमाम रिश्ते एक ही जंजीर से बंधे होते हैं, मगर इन तमाम रिश्तों में सबसे मुख्तलिफ रिश्ता मियाँ बीवी का होता है जो इब्तिदा में दो अजनबी लोगों के दरमियान तय पाता है मगर इसके बाद खानदान का हिस्सा और रिश्तों की पहचान बन जाता है। इसके बावजूद जब दिलों में खोट आ जाए तो मियाँ बीवी का मजबूत रिश्ता भी ना सिर्फ कच्चे धागे की तरह टूट जाता है बल्कि इसके साथ ना सिर्फ छोटे छोटे बच्चे बल्कि पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। मियाँ बीवी के दरमियान खोट तब पैदा होती है जब कोई तीसरा शख्स इस पाक रिश्ते में आ जाए। नाजरीन, कहते हैं हद से तजावुज करने वाले हमेशा मुंह की खाते हैं, धोखा देने वाले आखिरकार खुद ही धोखे का शिकार हो जाते हैं। धोखा देकर धोखा खाने वालों को तो बाज़ औक़ात इतना भी एहसास नहीं होता कि वो अपने दिए हुए धोखे पर पछतावा खा सके। पेशावर में बीवी ने शोहर को दिया धोखा और मोबाइल फोन पर मिले शख्स के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। मोहब्बत में पागल दोनों अफराद ने शोहर को रास्ते से हटाने के लिए क्या साजिश रची, आइए जानते हैं मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट। पेशावर के इलाके रिंग रोड सेशन पुल के करीब अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब मकामी रकासा के सामने शोहर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। इस वाक़े से मुतल्लिक मुख्तलिफ चेमगोइयाँ सामने आई। मकतूल के बारे में बताया गया कि वो डीजे मास्टर था जबकि उसकी बीवी म्यूजिक पार्टीज में परफॉर्म करती थी। दोनों एक म्यूजिक पार्टी में शिरकत के बाद दूसरी पार्टी के लिए रक्शे में बैठकर जा रहे थे कि इसी दौरान उसको निशाना बनाया गया। इब्तिदा में इस वाक़े को राहज़नी की वारदात का रंग दिया गया, ताहम तफ्तीश के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। पुलिस ने नौजवान के कत्ल का मुअम्मा 2 रोज में हल कर लिया।
4 जनवरी को थाना रहमान बाबा पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए मिसमात साइमा ने बताया कि वो शहीदाबाद में एक पार्टी के बाद शोहर सफीर उर्फ सनी सकना रामदास के साथ पार्टी में जाने के लिए जा रहे थे कि रिंग रोड सेशन पुल के करीब नामालूम राहजनों ने उन्हें रोका और शोहर को गोली मार दी, जिससे वो मौका पर ही जान बहक हो गया। नाजरीन, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मकतूल के अहलिया से मुतालिक शकू को शुबहात सामने आए, जबकि मोबाइल डाटा के दौरान मालूम हुआ कि वो मुनीब नामी लड़के के साथ मुसलसल राब्ते में थी। सनी के रस्म कुल के बाद पुलिस ने बेवा को शामिल तफ्तीश किया तो उसने बताया कि 2 साल से मुनीब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। मुल्जिमान ने सनी को रास्ते से हटाने के लिए उसके कत्ल का मंसूबा कैसे बनाया, आगे देखिए। ये हमारे रहमान बाबा थाने को 4 तारीख को रात 2 बजे एक इत्तला मौसूल हुई कि एक शख्स को कत्ल किया जा चुका है दुरानो गड़े पुल के साथ। मैं जैसे इत्तला मिली हम अस्पताल गए, उनके साथ उनकी बीवी मौजूद थी साइमा। तो बीवी ने पहले हमें रिपोर्ट की कि ये स्नैचिंग का वाक़या है, स्नैचिंग का रंग देने की कोशिश की। फिर हमने जदीद खतूत पे और अफसरान की गाइडेंस पे उनको थोड़ा सा इंटरोगेट किया, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये स्नैचिंग का वाक़या नहीं है। फिर उन्होंने ख़ुद भी इसका इतराफ़ किया और उन्होंने अपने को एक्यूज़्ड मुनीब का नाम लिया। इनिशियली उन्होंने मुनीब का नाम लिया और कहा कि हमारे इनके साथ रवाबित हैं, शौहर की भी इनके साथ रवाबित और मेरे भी इनके साथ रवाबित हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने सरजद की। तो मुलजिमा का क्या कहना था कि इनके साथ कब रिलेशन बना था? मुलजिमा का कहना है कि राउंड अबाउट 2 इयर्स बैक इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन बना था और रिलेशन इन डांस पार्टियों की वजह से ही बना था, क्योंकि ये अटेंड करते थे डांस पार्टी। ये लड़का मुनीब अटेंड करता था और ये उसमें परफॉर्मर होती। अच्छा, इस केस में अब तक कितनी पेशरफ्त हुई है? कौन गिरफ्तार? इस केस अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन तफ्तीश मुकम्मल है। इसमें वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो चुका है, तमाम एक्यूज्ड अरेस्ट हो चुके हैं, तमाम के बयानात दिए जा चुके हैं और जो साइमा है उनके खिलाफ दावेदारी हो चुकी है। जो मकतूल है उनकी अम्मी ने उनके खिलाफ दावेदारी की। SHO ताज हैदर का कहना था कि मुलजिमा ने मुनीब को पिस्तौल खरीदने के लिए 20,000 रुपए भी दिए और पिस्तौल चेक करने के लिए उसने मुलजिम पर 20 फायर भी किए। मुलजिम को बचाने के लिए वकुआ को राहज़नी का रंग दिया गया और मुलजिमान को गिरफ्तारी के बाद उनसे आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मकतूल की वालदा ने अपनी बहू और मुनीब पर दावेदारी करते हुए पुलिस को बयान दिया कि बहू का किरदार ठीक नहीं था और उसने मुलजिम के साथ मिलकर बेटे की जान ली। मुलजिमा ने शोहर पर थाने में मुतअद्दिद पर्चे भी काटे और उसे जेल में भी डाला। वो बेटे को ब्लैकमेल करके मुख्तलिफ मुतालबात पूरे करवाती थी। पुलिस का कहना था कि मकतूल को बीवी ने मंशियात बहाली मरकज में भी दाखिल कराया था। दोनों मुलजिमों को मकामी अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया, जिन्हें मजीद तफ्तीश के बाद जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। बात इस तरह है कि ये मुनीब जो था तकरीबन 2-2.5 साल से ये मुसम्मात साइमा उर्फ राबिया, ये तो फंक्शन डांसर थी। तो 10-12 साल पहले इनकी शादी हुई थी ये साइमा की एक तो जो बेवा मकतूल है सफ़ीर। तो उनके साथ वो जो मुनीब जो था उनके साथ आता जाता था घर में भी और फंक्शन प्रोग्राम में भी। तो बस इनके साथ फिर यारी दोस्ती हो गई, फिर उनके साथ बस गपशप भी हो गई, बाहर भी इनके साथ जाता था। तो फिर मकतूल की बेवा जो साइमा है तो वो भी और मुनीब दोनों ने आपस में मशवरा करते कि ये सफ़ीर को रास्ते से हटाना है। तो 3 दिन पहले मकतूल की बीवी उस्मान राबिया ने खुद अपने अकाउंट से 20,000 रुपये निकाल कर और दोनों इधर आकर स्टेट से एक पिस्टल खरीदा है 16,000 रुपये। इस पर फिर 25 राउंड टेस्ट फायर किए और 14 कारतूस साथ इनके साथ भी ले गए। तो उसी रात पर राबिया जो था साइमा उर्फ राबिया मुनीब के साथ रब्ता में था। तो दोनों आपस में मिलके एक रिक्शा में सवार होकर इधर हमारे थाना रहमान बाग के नज़दीक यशीन पुल जो है उनके नीचे फिर उनको रिक्शा रुकवाया है और मकतूल सफ़ीर को कत्ल कर दिया है।
تو ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اندر دونوں کو گرفتار کر لیے اور مقتول کی بھی جو ہے والدہ جو ہے مسمات یاسمین، انہوں نے دونوں کے خلاف سچون کر کے ہم نے دونوں کو گرفتار کر لی ہے، کنفیشن بھی کیا ہے، علیہ قتل بھی برآمد ہے، سب کچھ۔ بیوی نے موبائل پر ہونے والی محبت کے لیے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، مگر اس کا انجام جیل کی سلاخیں نکلی۔ شوہر کو دھوکہ دینے والی خاتون کے ساتھ پولیس قانونی کارروائی کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ خاتون پر قتل کا مقدمہ درج کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جرم کرنے والے ہر انسان کا ایک نہ ایک دن یہی انجام ہوتا ہے، لیکن لالچ اور خواہشات انسان کو اتنا اندھا بنا دیتی ہیں کہ انسان کسی انجام کی پرواہ نہیں کرتا۔ خاتون کی خواہشات نے تمام حدیں تب پار کر دی جب اس نے اپنے عاشق کو پانے کے لیے اپنے ہی شوہر کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ زندگی میں اپنی پسند کی چاہ رکھنا غلط نہیں، لیکن انہیں پانے کے لیے جرم کا سہارا وہ غلط ہے۔ ہمیں اپنی پریشانیوں کا حل صحیح جگہ ڈھونڈنا ہوگا۔ ناظرین، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک مختصر بریک کے بعد، تو کہیں مت جائیے گا اور دیکھتے رہیے ABN، کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی۔ ناظرین، ناحق قتل ان گھنونے کاموں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے معاشرات تباہ ہوتا ہے۔ اس لیے ناحق قتل کو گناہ کبیرہ قرار دے کر اسے پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ٹھہرایا گیا ہے، اور یہی ظلم ہے کہ اس گھنونے عمل کے مرتکب افراد بغیر کسی خوف و ہراس کے آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں، جبکہ مقتول کے لواحقین کو صرف الفاظ کی حد تک ہی انصاف ملتا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایسی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں جہاں انصاف کا فقدان معاشروں کی تباہی کا سبب بنا۔ نتیجتاً ان معاشروں کے لوگ ریاستی نظام کے بجائے خود انصاف کے لیے ہتھیار اٹھا لیتی ہیں، جس کے نتیجے میں خون ریزی اور قتل و غارت کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کبھی نہیں رکتا۔ ناظرین، ایسی ہی صورتحال ہمارے ملک پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہے، جہاں پولیس انصاف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ کچھ ظالم افراد قتل کے بعد آزادانہ گھومتے ہیں، جبکہ ادارے انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور لواحقین ساری زندگی انصاف کے لیے پکار کر تھک جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کے جرم کہانی پروگرام میں ہم آپ کو دوبارہ کراچی کے نوجوان زاہد میرانی کیس کے حوالے سے آگاہ کریں گے، جس کے انصاف کے لیے ABN نے بھی آواز اٹھائی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا زاہد میرانی کو انصاف مل سکا، اور کیا اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا؟ آئیے جانتے ہیں نبیل میرجت کس رپورٹ۔ ایک ماہ قبل ملیر کے علاقے گلشن حدید کے بدھ بازار میں کپڑوں کا سٹال لگانے والے نوجوان زاہد میرانی کو معمولی تکرار پر چھریوں کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ زاہد اپنے خاندان کا اکلوتا کفیل تھا اور سٹال کے ذریعے اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کماتا تھا۔ مقتول کے لواحقین نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج بھی کیا تھا، جس پر پولیس نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ قاتلوں کو جلد گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پولیس اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کرتے ہوئے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کرتی، مگر پولیس کی یقین دہانیاں صرف باتوں تک محدود رہ گئی۔ اس افسوسناک واقعے کو 1 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن پولیس اب تک ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ سول سوسائٹی نے زاہد میرانی کے قتل کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب ملیر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں مظاہرین نے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا اور سخت نعرے بازی کی۔ احتجاج میں شریک افراد نے ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زاہد میرانی کے قتل کو 1 ماہ گزر چکا ہے، مگر پولیس ابھی تک قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ زاہد میرانی ایک محنتی شخص تھا جو اپنے خاندان کی کفالت کرتا تھا، اور اسے بے دردی سے قتل کیا گیا، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ سندھ میں غیر ملکی افراد خصوصاً افغان باشندوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ انہوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ افغان باشندوں سمیت تمام غیر ملکیوں کو صوبے سے باہر نکال دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ زاہد میرانی کے قتل میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے انہیں عبرتناک سزا دی جائے۔ ہم سب یہاں اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ جو بدھ بازار پہ شہید زاہد میرانی کا قتل ہو گیا، وہ جو دوسری قوم کے لوگ ہیں، پٹھان لوگ، انہوں نے ہمارے نوجوان شہید زاہد میرانی کو قتل کر دیا، چاقو مار کے۔ ہم لوگ
सिंध इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि शहीद जाहिद मीरानी के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए। हमारा यही मुतालबा है कि जो हमारा नौजवान बेदर्दी से शहीद किया गया है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके खून से इंसाफ हो। और जो दूसरी कौम के लोग यहाँ पर आकर अपना काम तो करते हैं लेकिन सिंधियों को ऐसे ब्लैकमेल करते हैं, उनको टार्चर करते हैं, सरेआम उनको मार देते हैं, तो हमारा यही मुतालबा है कि उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। ये सिंधियों का मुल्क है, यहाँ पर सिंधी रहे और वो रहते हैं ऐसे दादागिरी करते हैं, ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। जब तक इंसाफ नहीं होगा हम रोडों पे खड़े रहेंगे, बाहर निकलेंगे। जब तक इंसाफ नहीं होगा हम चुप करके नहीं बैठेंगे। मुसलसल 4 दिन से हम यहाँ सरापा एहतजाज हैं। 11 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे शहीद जाहिद मीरानी को वहाँ पे कत्ल किया गया बुध बाज़ार में। लगातार हमने धरना दिया है, हमने एहतजाज किए हैं। बदकिस्मती ये है इस फेडरेशन, इस मुल्क की, कि यहाँ पे आइन और कानून है तो सही मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसी वजह से हम ये कहते हैं, बार बार कहते हैं इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से कि आप इंसाफ करें। शहीद जाहिद मीरानी के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार करें। 4 दिन से कातिल गिरफ़्तार नहीं हो सकता इनसे, इसलिए हम मुकम्मल तौर पे सरापा जज्बात हैं और हमारे जज्बात और हमारे एहसासात सारे शहीद जाहिद मीरानी के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक शहीद जाहिद मीरानी के कातिल गिरफ़्तार नहीं होंगे, उनको सज़ाएं नहीं मिलेगी, हम सरापा एहतजाज हैं। जाहिद मीरानी के यहाँ ताज़ियत के मौके पर जस्किन के चेयरमैन ने ABN से बात करते हुए अफसोस का इजहार किया और कहा कि एक तरफ अवाम भूख और बदहाली का शिकार है और दूसरी तरफ सिंधी लोगों को बेगर्दी से कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर अफगानी पठानों के हाथों सिंधी नौजवानों के बेगुनाह कत्ल की मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सिंधी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। चेयरमैन ने खबरदार किया कि SSP मलीर को दी गई मोहलत के दौरान मकतूल नौजवान के कातिल गिरफ्तार न किए गए तो पूरे सिंध समेत स्टील टाउन और नेशनल हाईवे पर इंसाफ के लिए धरना दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा, अगर हुकूमत ने इक़दाम न किए तो सिंधी अवाम अपना तहफ़्फ़ुज़ करना खुद जानती। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत और IG सिंध से मुतालबा किया है कि शहीद जाहिद मीरानी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफ़े किरदार सजा दी जाए। नाज़रीन, इस कहानी का इख्तिताम हमें ये सबक देता है कि वालिदैन को अपने बच्चों की जिंदगी में मुदाखलत करते वक्त अक्ल फहम से काम लेना चाहिए। बच्चों के फैसले उनका ज़ाती हक हैं और जब तक वो किसी बहरान में ना हो, वालिदैन को उनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी से गुरेज करना चाहिए। एक जज्बाती और जल्दबाजी में किया गया फैसला ना सिर्फ जिंदगी को तबाह करता है बल्कि इसके नतीजे में दूसरे अफराद की जिंदगियों पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। इस कहानी में एक वालिद की गैर दानिशमंदी और गुस्से के बिना पर सिर्फ एक बेगुनाह की जान गई बल्कि पूरा खानदान भी तबाह हुआ। इस वाक़ये ने ये वाज़ेह कर दिया कि जब तक हम अपने जज्बात पर काबू नहीं पाते, हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी बर्बाद करेंगे। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, जुराम की सरगर्मियों में मुलव्वस होने वाले नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है कि उनके लिए उनके मुख्तलिफ इलाकों में तालीम के मौके मौजूद हैं और ना ही उनकी सेहत और खेल कूद के मंसूबों पर तवज्जो दी जाती है। स्कूल के ज़माने में नामुकम्मल तालीम और कम तजर्बे के बाद जब वो मेहनत और मुशक्क़त के आम शोबों में काम शुरू करते हैं तो उन्हें तवक्को से इंतहाई कम मुआवजा मिलता है, जिसकी वजह से वो जुराम की दुनिया में पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि दूसरे तरक्याती मंसूबों की तरह नौजवानों की तालीम, तरबियत और रोजगार के ऐसे मंसूबों पर काम शुरू करें जो उनके दिमाग को मनफी सरगर्मियों के बजाय बेहतर और सेहतमंद मशागल का आदी बना सके। नाजरीन, दूसरे ममालिक के शहरियों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने में पुलिस बुरी तरह नाकाम हो चुकी, लेकिन उनकी जारी करदा रिपोर्ट में कुछ और ही हकाइक पेश किए गए हैं। इस जारी करदा रिपोर्ट के बारे में जानेंगे अपने नुमाइंदे नादिर चौधरी के इस रिपोर्ट में। रवां साल 2024 में क्राइम की शरह बशमूल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों और कानूनी कार्रवाइयों के बारे में अगर बात की जाए तो DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान, SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद और साबिक CTO लाहौर हमारा अजहर की जानिब से साल 2023 की निस्बत साल 2024 में क्राइम की शरह में कमी बताते हुए
कानून शिकनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां, मुकदमात और सजाएं दिलवाने के दावे किए गए हैं। अगर साल 2023 और साल 2024 में जराइम की शरह के बारे में बात की जाए तो लाहौर में साल 2023 में 3,91,000 से ज़ायद मुकदमात की निस्बत साल 2024 में 50,000 कम यानी 2,91,700 मुकदमात दर्ज हुए। लेकिन अगर पंजाब भर की बात की जाए तो साल 2023 में 10,10,000 मुकदमात की निस्बत साल 2024 में पंजाब भर में डकैती और आबरी के दौरान कत्ल के 233, गैंग रेप के 1,262, कम उम्र बच्चों के साथ रेप और ज्यादती के 3,880, कम उम्र बच्चों के साथ अगवा के 2,931, अगवा बराए तावान के 85, अंधे कत्ल के 504 वाक़यात समेत 50 लाख या उससे ज़ायद की 161 वारदातें रिपोर्ट हुई। बिल्कुल ऐसा होता है कि आपको पता है कि जो लवारिस डेड बॉडीज़ मिलती हैं वो जाती है गवर्नमेंट के सर्द खाने में, यानी कि न्यू हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उसमें जो सर्द खाना है उसमें जना में और जनरल में, ये 3 सर्द खाने हैं जिनमें लवारिस डेड बॉडीज़ इलाका वाइज रखी जाती है। तो उसके बाद जो मुतलका थाना होता है वो हमसे रब्ता करता है कि हमारी डेड बॉडीज़ हैं, या हम देखते हैं कि डेड हाउस में रब्ता करते हैं कितनी डेड बॉडीज़ हो गई हैं, फिर हम वहाँ पे जाते हैं और उनको बायोमेट्रिक किया जाता है। बायोमेट्रिक के बाद फिर उनका रिज़ल्ट जो है वो नादरा को भिजवा दिया जाता है और वो उसकी शनाख्त के बाद जो है फिर उसकी तदफीन की जाती है। मोहम्मद फैसल कामरान का मजीद कहना था कि 36 हॉट स्पॉट एरियाज़ की निशानदगी करके एंटी क्राइम टीमें बनाई गई और हमें हॉट स्पॉट एरियाज़ पर तवज्जो, मेरिट पर तैनातियों से बेहतरीन नताइज मिल रहे हैं। 200 गैंग्स के 444 मेंबरान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और दौरान डकैती, राहज़नी और चोरी में लूटा गया 9 करोड़ 15 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया, जबकि दौरान तफ्तीश डकैती और चोरी की 1,058 साबका वारदातों का सुराग भी लगा लिया गया। चोरी और छीनी गई 467 मोटरसाइकिल्स, 7 कारें, 8 रक्शे, 293 मोबाइल फ़ोन्स, 5 क्लैशनकोफ, 34 राइफल्स और बंदूकें बरामद करने के समेत 785 किलोग्राम चर्स, 3 किलो हीरोइन, 8 किलोग्राम आइस, 5,051 लीटर शराब कब्जे में ले ली गई, जबकि जिनसी ज्यादती के वाक़यात में मुलवस 41 मुलजमान, 909 अदालती मफरूर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के प्रोसीजर्स हैं वो बताते हैं, वो बड़ा क्लियर बताते हैं कि आपने हर ऑफेंस को बताना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफेंस जो हैं वो चैप्टर 12 टू चैप्टर 17 के, जो बेसिकली क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, तो वो तो हमेशा का रिकॉर्ड है पुलिस का। लेकिन FIR भी जो है वो 60 ईयर्स तो वो एग्जिस्ट करती है, उसकी लाइफ है अपनी लीगल लाइफ एक FIR की 60 ईयर्स है, तो वो 60 ईयर्स तक तो वो रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। हाँ, अगर हमें कोई कॉम्पिटेंट फोरम इसमें मजीद कोई ऐसी डायरेक्शन देता है कि आपने ये नहीं शो करना, तो फिर हम उसकी कंप्लायंस करें। इन्वेस्टिगेशन विंग ने गुज़श्ता साल 1,475 गैंग्स के 3,345 मुलजमान को गिरफ्तार करके तकरीबन 1 अरब 2 करोड़ रुपए से जायद की नकदी और दीगर कीमती अशिया बरामद कर ली। चोर की दाढ़ी में तिनके की मिसाल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर की साल 2024 के हवाले से जारी करदा कारकर्दगी रिपोर्ट पर आकर पूरी उतरती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर ने साल 2024 की नामुकम्मल कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए अपनी रिपोर्ट में गैंग्स की गिरफ्तारियों और अरबों की बरामदगी बारे बताया, लेकिन मुबैना मुकाबलों का जिक्र ही नहीं किया। साल 2024 एक ही तर्ज के दर्जनों पुलिस मुकाबलों का साल रहा, जिसमें रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक मुलजिमान पुलिस को नुकसान पहुंचाए बगैर हलाक हुए। नाजरीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।